आइए इस बेहद खौफनाक केस फाइल के पन्ने पलटते हैं। आज की हमारी इस तहकीकात में हम एक ऐसी वारदात के सबूतों को खंगालेंगे जो सच में रूह कपा देने वाली है। इसे द खैरपुर इंसिडेंट कहा जाता है। जरा उस रात का मंजर सोचिए। रात के 10:30 बज रहे हैं। बाहर इतनी खौफनाक और तेज बारिश हो रही है कि सड़क और नाली का फर्क ही मिट चुका है। इसी मूसलाधार दम घोंटू बारिश के बीच एक सफेद बोलेरो गांव की उस आखिरी सुन पड़ी गली में एक पुराने जर्जर मकान के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं। राघव, उसकी पत्नी नेहा, उनकी 12 साल की बेटी मीरा और राघव की बूढ़ी माँ। ये सिर्फ एक परिवार का नया घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जो दशकों से उनके इंतजार में बुना जा रहा था। अब इस घर के बारे में पूरे खैरपुर इलाके में एक खौफनाक बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस मकान की खिड़कियां रात में अपने आप खुलती हैं। खैर, जब हम इस घर के लेआउट को ध्यान से देखते हैं तो सबसे अजीब बात जो उभर कर आती है वो है आंगन के ठीक बीचों बीच खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़। एक ऐसा पेड़ जो किसी खामोश स्मारक की तरह वहां गड़ा हुआ था। और सबसे भयानक बात जानते हैं, उस पेड़ पर कभी कोई चिड़िया नहीं बैठती थी। बिल्कुल नहीं, मानो कुदरत भी उस जगह से खौफ खाती हो। देखिए, इंसान का अहंकार अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। एक तरफ हमारे पास राघव है, पेशे से बैंक कर्मचारी, शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा आदमी। उसका साफ मानना था कि अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। और दूसरी तरफ पड़ोसियों के बयानों में दर्ज एक खौफनाक सच्चाई थी। ये घर पहले मिश्रा जी का हुआ करता था और उनकी छोटी बेटी इसी आंगन में उसी पीपल के पेड़ से लटकी हुई मिली थी। जरा सोचिए, राघव का ये अंधा आत्मविश्वास और इस घर का खूनी इतिहास, जब ये दोनों टकराएंगे तो अंजाम क्या होगा? तबाही तो तय थी। चलिए तहकीकात में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। घर में कदम रखे हुए अभी चंद ही घंटे हुए थे। पहली ही रात 12 साल की मीरा अपनी अलमारी खोलती है और अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछती है जो किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए खतरे की पहली घंटी होता है। वो पूछती है, मम्मी, क्या यहाँ कोई पहले से रहता है? जब नेहा ने अलमारी के अंदर झांका तो अंदर बच्चों के छोटे छोटे गंदे मिट्टी से सने हाथों के निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे ने अंदर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीटा हो। राघव ने हंसते हुए उन निशानों को पोंछ दिया, लेकिन अगली सुबह वो निशान वापस आ गए थे और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गहरे थे। तीसरी रात तक आते आते इन घटनाओं ने एक बेहद खौफनाक पैटर्न ले लिया। एक जासूस की नज़र से इस टाइमलाइन को देखिए। रात के ठीक 2 बजे नेहा को आंगन से आवाजें आती है, छप छप छप, कीचड़ में सने पैरों की आवाजें। 2:05 पर जब वो खिड़की से नीचे आंगन में देखती है तो उसकी नज़र पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ती है। लाल साड़ी, चेहरे पर बिखरे हुए लंबे बाल, और वो उस भारी बारिश में बिल्कुल बेजान, बिना हिले खड़ी थी। 2:10 पर जब तक राघव हड़बड़ाकर उठता है, वो साया बिना कोई सुराग छोड़े अंधेरे में गायब हो चुका था। ठीक अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत नेहा से मिलने आती है। घर का वो काला इतिहास बताने के बाद जाते जाते वो बस एक सख्त हिदायत देती है। वो कहती है, अगर रात में कोई खिड़की खटखटाए तो भूल कर भी खोलना मत। अगर हम सबूतों की कड़ी जोड़ें तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले तूफान की एक सीधी भविष्यवाणी थी। उस घर का एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत सीधे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और फिर वो भयानक रात आ ही गई। उस रात बारिश पहले से भी ज्यादा हिंसक थी, मानो आसमान फट पड़ा हो और पूरे घर की बिजली जा चुकी थी। रात के 1:40 बज रहे थे। अचानक ठक 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 मीरा के कमरे की खिड़की पर दस्तक होती है। बाहर घुप अंधेरा है और फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आती है, मीरा, खिड़की खोलो ना। यहां से इस केस में जो खौफ शुरू होता है वो सच में सांसें रोक देने वाला है। जब मीरा ने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाया तो खिड़की के कांच के उस पार जो चेहरा था वो किसी भी बुरे सपने से बदतर था। वो एक औरत का चेहरा था, लेकिन उल्टा। जी हाँ, उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक डरावना सफेद रंग था। उसके फटे हुए होंठ लगातार एक ही बात दोहरा रहे थे, मुझे अंदर आने दो। मीरा की चीख सुनकर जब घरवाले भागकर वहां पहुंचे तो बाहर कोई नहीं था। वहां सबूत के नाम पर सिर्फ एक ही चीज बची थी, कांच पर छपे बच्चों के छोटे गीले हाथों के निशान।
इस घटना के बाद तो जैसे उस घर के लोगों का मानसिक संतुलन ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पहली अजीब चीज, राघव की बूढ़ी माँ अचानक खाली हवा से बातें करने लगी। उनकी अपनी आवाज बदल गई थी। वो एक भारी खुरदरी आवाज में कह रही थी वो लड़की अब अकेली नहीं रहना चाहती। और दूसरी तरफ मीरा मीरा रात में नींद में उठकर पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती और अपने छोटे छोटे हाथों से पागलों की तरह बस वहां की मिट्टी खोदती रहती। ये कोई आम खौफ नहीं था, ये एक संक्रमण था जो पूरे परिवार में फैल चुका था। अब यहाँ सबसे अहम सुराग पर ध्यान दीजिए। जब राघव ने मीरा को रात के अंधेरे में मिट्टी खोदते हुए पकड़ा और झकझोर कर पूछा कि वो क्या कर रही है, तो मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी मिट्टी से सनी उंगलियों से पेड़ की जड़ की तरफ इशारा किया। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, दीदी नीचे है जिसे पाता ने मारा था। ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई आम भूतिया घटना नहीं थी। इस एक जुमले ने हमारी पूरी तहकीकात का रुख पलट दिया। ये एक टारगेटेड हमला था, बहुत पुराने बदले के लिए किया गया एक सीधा वार। यहीं आकर एक 20 साल पुराना जमीन में गाड़ दिया गया रहस्य बेनकाब होता है। कॉलेज के दिनों में राघव ने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को बदनामी के डर से छोड़ दिया था, जिसके बाद उस बेचारी लड़की ने अपनी जान दे दी थी। ये बात दुनिया में कोई नहीं जानता था, और मीरा तो बिल्कुल भी नहीं। राघव का वो सारा अंधा आत्मविश्वास अब चकनाचूर हो चुका था। उसके अपने अतीत के गुनाह एक खौफनाक अलौकिक शक्ति बनकर उसकी अपनी बेटी के जरिए सामने खड़े थे। उसे समझ आ गया कि ये यहाँ से निकलना ही इकलौता रास्ता है। उसने तय किया कि सुबह की पहली किरण के साथ ही वो सब यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन वो सुबह कभी हुई ही नहीं। घर की हर एक घड़ी ठीक 3:17 पर आकर रुक गई, अटक गई। पूरे घर में एक दम घोटू घुप अंधेरा छा गया। और तभी ऊपर की उस खाली मंजिल से बच्चों के नंगे पैर दौड़ने की भारी आवाजें आने लगी। धड़ धड़ धड़। इस पॉइंट पर आकर घर के माहौल में एक ऐसी खामोशी और खौफ भर जाता है जो सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। उस खौफनाक अंधेरे में खड़े राघव को अचानक मीरा की आवाज सुनाई देती है, पापा। लेकिन एक मिनट, मीरा तो उसके ठीक बगल में खड़ी थी। फिर वो आवाज दोबारा आई और इस बार वो ऊपर के खाली कमरे से आ रही थी, पापा मुझे नीचे से निकालो। तर्क, विज्ञान, इंसान की समझ सब यहाँ पूरी तरह हार चुके थे। अपनी ही बच्ची की उस दर्दनाक आवाज के वश में होकर राघव कांपते हुए कदमों से उन अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। राघव जैसे ही ऊपर पहुंचा, उस कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर का पूरा फर्श बारिश के पानी से लबालब भरा था और उस पानी के बीच एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। वो बहुत ही भयानक सुर में एक गाना गुनगुना रही थी, बारिश आई सबको ले गई। और फिर जब उस बच्ची ने अपनी गर्दन घुमाई, उसका चेहरा पूरी तरह काला और जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। उसने राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी बेटी मेरे साथ रहेगी। और अगले ही सेकंड दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा घर कांप उठा। नीचे आंगन से नेहा और राघव की मां की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। राघव बदहवास होकर नीचे आंगन की तरफ भागा और यहां पहुंचकर समय जैसे पूरी तरह ठहर गया। पूरा आंगन कीचड़ से लथपथ था। मीरा उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन अब उसकी गर्दन ठीक उसी लाल साड़ी वाली औरत की तरह पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। जब वो बोली तो उसके मुंह से दो अलग अलग आवाजें एक साथ निकल रही थीं। एक बच्ची अकेली थी, अब दूसरी भी यहीं रहेगी। और फिर बहुत धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे की जमीन फटने लगी। उस गीली दलदली मिट्टी के बीच से छोटे छोटे सड़े हुए कई हाथ बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बच्चों को जिंदा दफन कर दिया गया हो। नेहा पागलों की तरह चीख रही थी। राघव अपनी बेटी को बचाने के लिए कीचड़ में आगे झपटा, लेकिन तभी मिट्टी के अंदर से निकले एक बेहद ठंडे सड़े हुए हाथ ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। और फिर वो पूरा आंगन, वो भयानक अंधेरा और वो मूसलाधार बारिश चारों तरफ से बच्चों की गूंजती हुई हंसी से भर गया। एक ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर जिसने राघव और उसके पूरे परिवार को हमेशा के लिए उस जमीन के अंदर निगल लिया। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वालों ने इस वारदात की जगह का मुआयना किया तो वहां क्या मिला? सिर्फ एक पूरी तरह से खाली घर,
गांव वालों ने देखा कि घर के सभी दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे। राघव, नेहा, मीरा और उसकी बूढ़ी माँ, किसी का नामो निशान तक नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि ना घर का कोई सामान गायब था और ना ही वहां खून का एक भी कतरा मिला। वहां थी तो बस एक भयानक, सन कर देने वाली खामोशी। घर के अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन आंगन की दीवार पर कीचड़ से सने हाथों से एक आखिरी संदेश जरूर लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, अब ये घर फिर कभी खाली नहीं रहेगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि उस मनहूस घर का एक क्रूर सच था, जिसे वो दीवारें अब हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर चुकी थीं। जब अथॉरिटीज ने उस आंगन की बारीकी से जांच की, तो उन्हें उस मनहूस पीपल के पेड़ के नीचे पैरों के कुछ ताज़ा निशान मिले। और अंदाजा लगाइए वो निशान कितने थे? सिर्फ 4। जी हाँ, ठीक उतने ही जितने उस परिवार में सदस्य थे। लेकिन पता है, इस पूरे केस फाइल का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा क्या है? वो है उन निशानों की दिशा। वो चारों पैरों के निशान सीधे उस पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी के अंदर जा रहे थे, और उनमें से एक भी निशान वापस बाहर की तरफ नहीं आ रहा था। उस जमीन ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया था, और फिर बिना कोई सुराग छोड़े वो वापस हमेशा के लिए बंद हो गई थी। इस खौफनाक केस फाइल का ये अंतिम विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अतीत के गुनाह, क्या हमारे किए गए पाप कभी सच में मिट्टी के नीचे दबे रह सकते हैं, या वो सिर्फ अंधेरे में इंतजार करते हैं सही वक्त का और एक भयानक इंसाफ का? खैरपुर का वो घर आज भी वहीं खड़ा है, उस पीपल के पेड़ के साथ,